नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जीके का पेपर अपन कर रहे हैं, जिसमें अपने हिस्ट्री में अपन ने जो है वो पहला टॉपिक अपना मौर्य काल में कला, साहित्य और विज्ञान ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। जिसमें सबसे पहले अपन ने जो साहित्य है 2 वीडियोज़ में उसको कंप्लीट कर लिया, और पिछला जो वीडियो था अपना वो मौर्य काल में जो अभिलेख वगैरह थे, है ना, जो आपकी कला थी, कला और विज्ञान, उससे संबंधित वो वीडियो रहा था, जिसमें अपन ने अशोक के काल के राजकीय कला और लोक कला की बात की। राजकीय कला, लोक कला में मूर्ति निर्माण को अपन ने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद में राजकीय कला को अपन ने साथियों स्टार्ट किया, और उस राजकीय कला में मैंने आपको बताया कि मैं आपको 3 चीज़ें वहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, राजकीय कला में 3 जो चीज़ें पढ़ाने की बात की गई, वो की गई अभिलेख, राजप्रासाद और स्तूप। तो अभिलेखों को अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया, जिसमें अपन ने मुद्राभिलेख और गुहाभिलेख को पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख थे, 2 अभिलेख, ठीक है, एक तो आपका जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा आपका जो था ताम्रपत्र अभिलेख थे आपके, है ना, महास्थान और सहोग्रा से ताम्रपत्र अभिलेख जो मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, उनको भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे अशोक के जो शिलालेख थे उनकी, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपन अशोक के स्तंभ लेखों की चर्चा करेंगे। उसके बाद राजप्रसाद और स्तूप, यानी कि अभी इस वीडियो के बाद में 3 वीडियोस और इस टॉपिक से संबंधित आएंगे। उसके बाद में आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, और साथियों एप्लीकेशन पर वो पैकेज जिसकी बात की गई थी, वो पैकेज साथियों मैंने स्टार्ट कर दिया है। 500 रुपये की उसमें फीस रहेगी साथियों, 500 रुपये की फीस रहेगी, और 500 रुपये में आपको साथियों टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो वो मिल जाएगी साथ में। ठीक है, और बाकी आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसके ई नोट्स भी आपको मिल जाएंगे साथियों, जिसको आप डाउनलोड करके उनकी पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में ई नोट्स भी साथियों मिलेंगे। जैसे ही टॉपिक होगा उसके बाद में उसकी टेस्ट सीरीज आ जाएगी। इसके साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें वीडियो लेक्चर में जाना है। वीडियो लेक्चर में जाने के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना है। फर्स्ट ग्रेड में आपको ये 500 रुपये का जो है वो कोर्स दिख जाएगा, और पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 500 रुपये में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों। कुछ बच्चे बोल तो देते हैं सर बिल्कुल फ्री में कराओ, कौन करवा रहा है? देखिए, आपको बिल्कुल फ्री में, इतना अच्छा मैटर कोई भी नहीं देगा फ्री में, और ये फ्री के समान ही तो साथियों। आपसे इतनी सारी फीस, इतनी मोटी मोटी फीस जो वो ली जा रही है अन्य कोचिंग्स के द्वारा, मैं फिर भी बहुत ही कम, यानी कि बिल्कुल जिसमें एप्लीकेशन वगैरह का खर्चा निकल जाए, इस हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। फिर भी अगर लोगों को समस्या है तो देखिए उसमें मैं फिर कुछ कर नहीं सकता। बाकी मैं यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारे सिलेबस के, कोशिश करूँगा सारे सिलेबस की करवाने की। बट अगर यूट्यूब पे पूरा नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली जो वो जिन बच्चों से पैसे लिए जाएंगे उनको तो डेफिनेटली पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को स्टार्ट करें उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप वीडियो की स्पीड भी साथियों 3 गुना तक करके वीडियो की स्पीड जो वो देख सकते हैं। ये सुविधा भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो एक दूसरी चीज़ ये है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन से वो भी आपको बता दूँ। ठीक है, और यहीं के यहीं आपको याद भी करवा दूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। निश्चित रहिए आप लोग, कुछ समय के लिए इस वीडियो में जुड़ जाइए, और बिल्कुल कानों में ईयरफोन डाल करके ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें अपन ने मुद्रा अभिलेख पढ़ लिया और आपका गुहा अभिलेख पढ़ लिया। इसके बाद में जो अपन पढ़ रहे हैं वो शिलालेख पढ़ रहे हैं साथियों। अब शिलालेख 2 प्रकार के हैं, लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख। लघु शिलालेख जो है, ठीक है, सॉरी, अभी पहले अपन वृहद शिलालेखों की बात करेंगे, उसके बाद में लघु की बात करेंगे। वृहद जो शिलालेख है उनकी संख्या 14 है, और 8 स्थानों से 14 जो शिलालेख वो मिलते हैं, वृहद शिलालेख। ठीक है, यानी कि बड़ी चट्टान को काट करके उसके ऊपर लेख लिखवा, अगला भाग सपाट करवा के उसके ऊपर लेख लिखवा देना ही क्या है, आपका जो है वो एक प्रकार से शिलालेख है। ठीक है, तो 14 शिलालेख का मतलब है साथियों, एक लाइन का मतलब एक शिलालेख होता है। यानी कि अगर जैसे आपका ये एक शिला, मान लीजिए ये एक शिला है, इस शिला के ऊपर अगर एक लाइन खींच दी तो ये एक शिलालेख हो गया। ठीक है, एक लाइन अगर खींच दी तो ये कितने शिलालेख हो गए साथियों? एक शिलालेख ही हो जाएगा। इस प्रकार से एक लाइन खींचने पर, दूसरी खींच दी 2 शिलालेख हो गया। 1 मिनट माफी चाहूँगा। दूसरी लाइन खींचते 2 शिलालेख, तीसरी खींचते 3 शिलालेख। इस प्रकार से जो है वो 14 शिलालेख इसके हैं।
ठीक है, किसके? अशोक के। अब देखिए साथियों, एक चीज याद रखिएगा कि 14 शिलालेख 8 स्थानों पर किस प्रकार से हैं। ये चीज आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये अशोक ने क्या किया कि 14 बातें, एक प्रकार से 14 लाइनें इसने लिख ली। उन 14 लाइनों को ऐसे 8 पत्थरों पर लिख दिया। उन्हीं 14 लाइन्स को, है ना, उन्हीं 14 लाइन्स को ऐसे 8 पत्थरों के ऊपर जो वो लिख करके 8 जगह पे लगा दिया। सीधी सी बात है। यानी कि उन पहले स्थान पे गया अशोक, वहां पे एक पत्थर ऐसा लिया और उसके ऊपर ये 14 लाइन लिखवा दी। फिर दूसरे स्थान पे गया, वहां पर यही 14 लाइन वहां पर भी लिखवा दी। इस प्रकार से 8 स्थानों पर इन्होंने करवाया। ठीक है, यानी कि एक लाइन का मतलब एक शिलालेख। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे आराम से। यानी कि 8 शिलालेख, वृहद शिलालेख, हाँ आपके 8 वृहद शिलालेख 8 स्थानों पर हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 14 है। वृहद शिलालेख कितने हैं? 14 हैं, लेकिन 8 स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो 8 हैं। ठीक है, पर 8 स्थानों पर एक एक जो वो रखे हुए हैं और इनके ऊपर ये 14 लाइन लिखी हुई हैं। आपके 2 अभिलेख ऐसे हैं जहां पे जो लाइन नंबर 11, 12 और 13 उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से आप बड़े आसानी से इस बात को तो समझ गए होंगे कि जो 14 शिलालेख हैं, एक लाइन का मतलब एक शिलालेख है, 8 स्थानों से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रत्येक स्थान पे अशोक गए, वहाँ पे एक चट्टान को एक प्रकार से आगे का भाग सपाट किया बिल्कुल, उसके ऊपर 14 लाइनें लिख दी, तो वो 14 शिलालेख हो गए उस स्थान के। वो एक स्थान हो गया। फिर दूसरे स्थान पे गए, वही 14 लाइन वहाँ लिख दी, यानी कि एक प्रकार से फोटोकॉपी करके चिपका दी 8 जगह, तो वो 8 स्थानों पे 14 शिलालेख हो गए। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार यह 8 स्थान अशोक की साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये 8 स्थान कौन से हैं, तो इसको याद रखने का तरीका साथियों ये है कि देखिए एक लाइन याद रख सकते हैं कि श्याम को सोए जो गधा है, श्याम को सोए जो गधा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। सा से शाहबाजगढ़ी, मैं से मानसेहरा, को से कालसी, सो से सोपारा, ए से अर्रेगुड़ी, जो से जोगड़, ग से गिरनार और धा से धौली। इस प्रकार याद रख सकते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा साथियों पाकिस्तान में है। ठीक है, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र, अर्रेगुड़ी आंध्र प्रदेश, जोगड़ उड़ीसा, गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा। इसके अलावा साथियों आप इनको याद करने के लिए अपनी खुद की ट्रिक भी जो वो बना सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लिपि की अगर बात की जाए तो इंडिया में, भारत में जो भी शिलालेख मिलेंगे उनकी लिपि सबकी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, बाकी भारत के बाहर जो भी मिले उनकी कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। तो देखिए यहाँ पे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो है वो आपके पाकिस्तान में मिले, इसलिए इनकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। और जो बाकी के जो आपके वृहद शिलालेख हैं अशोक के, ये सारे के सारे भारत में मिले, इनकी लिपि कौन सी है? आपकी ब्राह्मी लिपि है, केवल अर्रेगुड़ी को छोड़कर। अर्रेगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से मिला है, इसकी लिपि जो वो ब्रुष्टुफेदन लिपि, यानी कि ब्राह्मी प्लस खरोष्टी दोनों को मिला करके, भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो ब्रुष्टुफेदन लिपि थी, उसी लिपि में जो अर्रेगुड़ी अभिलेख भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और अभिलेख आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना आपको। शेरे कुना, शेरे कुना जो कंधार से मिलता है, ये द्विभाषी अभिलेख आपका। ठीक है, द्विभाषी अभिलेख है जो ग्रीक और आरामाइक लिपि में या ग्रीक और आरामाइक भाषा में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? शेरे कुना है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि जब अपने सामने शेर आ जाता है तो व्यक्ति को डबल डबल दिखाई देने लगता है, दो दो चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है, एक प्रकार से शेर सामने आ जाता है, इस हिसाब से आपको द्विभाषी के तौर पे थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो आप। तो ये अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें शिलालेख अपन पढ़ रहे हैं, वृहद शिलालेख, ये इनके नाम है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे 14 शिलालेखों को। तो पहला जो शिलालेख है उसमें देखिए, साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि कौन सी आपको याद रखनी है, कौन सी रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको नोट्स दूंगा तो सारी चीजें दूंगा आपको साथ में, बट यहाँ आपको बताऊंगा कि कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन सी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो शिलालेख 1 में आपको याद रखना है कि पशु हत्या का निषेध। पशु हत्या का निषेध किस में किया गया है? शिलालेख नंबर 1 में किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद में शिलालेख नंबर 2, शिलालेख 1 में समाज उत्सव का निषेध भी साथियों किया गया है। शिलालेख नंबर 2 जो है इसमें क्या है आपका कि सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है, सीमांत राज्यों का उल्लेख जो वो मिलता है। यहाँ पे समाज उत्सव निषेध का मतलब ये है
कि भाई समाज में जो उत्सव मनाया जाता है उसमें जो पशु हत्या की जाती है, वो अगर कुछ ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है तो उस उत्सव को नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पे ये इसका अर्थ जो है वो निकलेगा। शिलालेख नंबर 2 जो है वो सीमांत राज्यों का उसमें उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों कि सीमांत राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है या किस शिलालेख में मिलता है। तो शिलालेख नंबर 2 में मिलता है, ठीक है, जिसमें चोल हैं, पांडे हैं, सरिये पुत्र हैं, केरल पुत्र हैं, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका है, यूनान है, यूनान के जो शासक हैं एंटिओकस प्रथम का उल्लेख भी जो इसमें मिलता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एंटिओकस प्रथम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान में रखना है। लोक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है, इतना डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप इनको थोड़ा पढ़ सकते हैं। बट ये चीज़ है ना, जो घेरीदार रिंग वेल बनाने का उल्लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जरूर से जरूर याद रखें। अगर शिलालेख नंबर 2 में आपको कुछ याद नहीं होता तो सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है और घेरीदार रिंग वेल बनाने का उल्लेख मिलता है शिलालेख नंबर 2 में, अशोक के शिलालेख नंबर 2 में मिलता है। याद रखिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिलालेख नंबर 3 में आपको एक प्रकार से देखिए, युक्त राज्यों को प्रादेशिक के स्थान पे प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। यानी युक्त राजुक और प्रादेशिक के साथ, युक्त राजुक और प्रादेशिक क्या है, इनके कोई न कोई अधिकारी हैं सम्राट अशोक के, इनके साथ में प्रति 5वें वर्ष में धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है इसमें। दूसरा, अहिंसा, अल्पव्यय, अल्प संग्रह तथा धम्म हेतु आवश्यक बताया गया है। किसको बताया गया? अहिंसा को, अल्पव्यय, अल्प संग्रह, धम्म हेतु आवश्यक बताया गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तीसरा शिलालेख, ठीक है। शिलालेख नंबर 4 है, रणघोष के स्थान पे धम्मघोष की बात की गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। शिलालेख नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिलालेख नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि 5 जातियों का इसमें एक तो उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक और पेतनिक, इन जातियों का उल्लेख मिलता है और जनपदों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात जो है वो कहाँ की गई है? शिलालेख नंबर 5 में की गई है साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात किस शिलालेख में की गई है। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत अच्छा प्रश्न आईएएस के एग्जाम तक आता है साथियों। शिलालेख नंबर 5 आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिलालेख में, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, उनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद में बड़े आराम से आप हिस्ट्री को निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल इजी प्रश्न दे दे तो उसकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी अगर अंदर घुसेगा तो यहीं से प्रश्न उठेंगे। इसके बाद में शिलालेख नंबर 6, प्रतिवेदकों, ठीक है। प्रतिवेदक कौन होते हैं? सूचना देने वाले अधिकारी। भाई सम्राट अशोक के कोई सूचना देने वाले अधिकारी जो थे, शिलालेख नंबर 6, शिलालेख नंबर 6 में जो अशोक ने यह आदेश दे रखा है अपने प्रतिवेदकों को कि चाहे मैं किसी भी काम में लिप्त हूँ, चाहे मैं कोई भी स्थिति में हूँ, किसी के भी साथ हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, या मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मेरे को आकर के जानकारी दे दो। अगर प्रजा के हित की बात है तो, प्रजा के हित की अगर बात है तो मेरे पास वो बात पहुंचनी चाहिए, चाहे मैं किसी भी स्थिति में या किसी भी कार्य में मैं संलग्न क्यों न हूं, लेकिन मेरे पास वो खबर आनी चाहिए जो जनता के हित की बात करे, ठीक है। तो यही आदेश दिया कि प्रतिवेदकों को आदेश कि चाहे मैं किसी भी कार्य में संलग्न हूं, प्रजा के कार्यों की सूचना तुरंत प्रभाव से दी जाए, यानी कि प्रजा के भलाई की जो बात है वो मेरे पास तुरंत पहुंचाई जाए। ये शिलालेख नंबर 6 में, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में शिलालेख नंबर 7 में केवल ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबा शिलालेख है, इसके साथ सभी धर्मों के लोग साथ साथ निवास करें, ये कुछ ऐसी बातें इसमें बोली गई हैं। आत्म संयम और हृदय की पवित्रता की बात की गई है, ठीक है। तो ये शिलालेख नंबर 7 है, सबसे लंबा शिलालेख है। इसके बाद में बात करें शिलालेख नंबर 8, तो साथियों देखिए, आखेट को निषेध, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आखेट विहार के स्थान पे धम्म विहार। तो 8 से आखेट, 8 से आखेट ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फिर है शिलालेख नंबर 9। अब देखिए साथियों, 9 महिलाएं जब एक साथ बैठती हैं तो क्या करती हैं? गीत गाती हैं। क्या करती हैं? देखिए अपन शादी विवाह में महिलाएं जो वो एक जगह बैठ करके, 9 महिलाएं एक जगह बैठ करके क्या करती हैं साथियों? 9 महिलाएं जब एक जगह बैठ जाएंगी तो क्या क्या गाएंगी साथियों? गीत
गीत गाएंगी। क्या गाएंगी? गीत गाएंगी। ये 9 महिलाएं आपस में बैठी हैं पास पास में और ये क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। साथियों क्या गा रही हैं? गीत गा रही हैं। तो महिलाएं अनेक अवसरों पर सारहीन मंगल करती हैं। मंगल यानी कि गीत, सारहीन गीत गाती हैं। उसके स्थान पे उन्हें धम्म मंगल करना चाहिए, यानी कि धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है इसमें। धम्म मंगल श्रमणों हेतु, अहिंसा हेतु, बुजुर्गों के सम्मान में होना चाहिए। यानी कि शिलालेख नंबर 9 में कहा गया है कि जो महिलाएं जो सारहीन गीत गाती हैं, सारहीन मंगल करती हैं, उसके स्थान पे जो श्रमण यानी भिक्षुक वगैरह जो हैं, साधु वगैरह जो हैं, जो अहिंसक व्यक्ति हैं, बुजुर्गों के सम्मान में जो है वो गीत जो है वो होने चाहिए। जो मंगल है सारहीन न होकर के एक प्रकार से धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया। यानी धम्म यानी कि एक प्रकार से धर्म की बात जो है वो धर्म से संबंधित गीत गाए जाने चाहिए। लोगों के उत्थान की बात वहाँ पे एक प्रकार से उससे संबंधित गीत होने चाहिए। धर्म एक्चुअल में धर्म नहीं है ना। इसको एक बार के लिए धर्म समझना, आगे इसको डिटेल से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक प्रकार से प्रजा के हित की बात करना ही धर्म आप मान सकते हो अभी इसके लिए, है ना। बाद में अपन इसको डिटेल से थोड़ा देखेंगे। इसके बाद में देखिए शिलालेख नंबर 10, तो इसमें धम्म को श्रेष्ठ बताया गया है। भौतिकता पर रोक है, विलासी जीवन पर रोक है, तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका 8 नंबर इंपॉर्टेंट है और 9 नंबर में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। शिलालेख नंबर 11, देखिए साथियों अपन कितने रुपए का दान करते हैं? 11 रुपए का दान करते हैं। तो धम्म दान को श्रेष्ठ बताया गया है। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि धम्म दान को श्रेष्ठ किस शिलालेख में बताया गया है? शिलालेख नंबर 11 में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। बाकी माता पिता की सेवा, श्रमणों के प्रति प्रेम को भी जो इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद में शिलालेख नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख कौन सा है? सीधा सीधा प्रश्न आता है धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख, तो आपका शिलालेख नंबर 12 है। सर्वधर्म सद्भाव की बात, भाई धार्मिक सहिष्णुता यानी सर्वधर्म सद्भाव हो ही गया, तो एक ही बात है, तो है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में इसमें धम्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र व ब्रज भूमिक महामात्र का उल्लेख मिलता है। साथियों बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद कर लीजिएगा। शिलालेख नंबर 5 में तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है और शिलालेख नंबर 12 में स्त्रियाध्यक्ष महामात्र की बात की गई है। तो पूछ लिया जाता है कि धम्म महामात्र की बात शिलालेख नंबर 5 में, स्त्रियाध्यक्ष धम्म महामात्र की बात की गई है शिलालेख नंबर 12 में, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख नंबर 12 है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सभी धर्मों की सार की कामना की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वह अपने धर्म की नुकसान करता है। तो साथियों धर्म से संबंधित धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख कौन सा है? शिलालेख नंबर 12 है। और इसमें धम्म महामात्र के साथ साथ स्त्रियाध्यक्ष महामात्र की भी बात की गई है, इसलिए शिलालेख नंबर 12 जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद में शिलालेख नंबर 13 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जिस शिलालेख में मिलता है वो कौन सा है? तो शिलालेख नंबर 13 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी आया है, आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आया हुआ है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। देखिए कभी ना कभी यह प्रश्न बनता ही है, तो शिलालेख नंबर 13 में मिलता है। इस जो युद्ध में, कलिंग युद्ध में जो भयंकर नरसंहार हुआ, भाई कलिंग युद्ध से पहले अशोक को अपन महान सम्राट नहीं बोल सकते थे, सम्राट अशोक या अशोक महान नहीं बोल सकते थे, उसके कार्य ऐसे थे। लेकिन साथियों जो हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद बंदे का हुआ, एक प्रकार से मतलब युद्ध करना ही छोड़ दिया, धर्म के रास्ते पे चल पड़ा और धर्म को ही आगे बढ़ाया, अहिंसा के मार्ग पे चल पड़े। इतना जबरदस्त कार्य है ना। तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है शिलालेख नंबर 13 में। कलिंग जो वर्तमान में जिसको उड़ीसा कहा जाता है साथियों, न तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको जीत पाया था, कोई भी इसको जीत नहीं पाया था, बिंदुसार भी इसको नहीं जीत पाया था, न आपका चंद्रगुप्त मौर्य न बिंदुसार इसको जीत पाया था। इसको ये एक प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य उसकी नाक की किरकिरी बना हुआ था कलिंग, लेकिन सम्राट अशोक ने इसको हराया, कलिंग को एक प्रकार से जीता, भीषण नरसंहार किया गया उसके द्वारा। उसके बाद कहा जाता है कि जब अशोक जो है वो युद्ध क्षेत्र में गए, जब लाशों के बीच में खड़े, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी उसके सामने तलवार लेकर के आ गया कि अभी कलिंग हारा नहीं है। इस चीज़ को देख करके जो अशोक काफ़ी विचलित हो गए और उसने ये देखा
सॉरी, उसने ये देखा कि ढेर सारी लाशों के बीच में वो खड़ा है, खून के नाले एक प्रकार से बह रहे हैं। तो इतने भीषण नरसंहार को देख करके उसका मन पिघल गया उस बच्चे को देख करके, और फिर उसने कभी भी जो वो युद्ध न करने की कसम एक प्रकार से वहाँ से खा ली। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद आत्मग्लानि का उल्लेख भी मिलता है कि अशोक को बहुत आत्मग्लानि हुई थी। रणघोष के स्थान पे धर्मघोष की बात की गई। अब देखिए साथियों, एक दो आपके टीवी पे चंद्रगुप्त मौर्य एक नाम से कार्यक्रम चला था, जिसमें कारुवाकी जो एक प्रकार से आपके अशोक की पत्नी थी, है ना, उनको दिखाया गया है कि वो कलिंग की राजकुमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कलिंग की राजकुमारी, देखिए कलिंग से कारुवाकी का कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा। कलिंग से कारुवाकी का कोई रिलेशन नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि कारुवाकी जो एक धोबिन थी, जिसका दिल जो है, जिसके ऊपर अशोक का दिल आ गया था एक प्रकार से, तो यहाँ से उनकी शादी वगैरह हुई थी। बाकी कलिंग से कोई रिलेशन नहीं है कारुवाकी का। ठीक है, अब देखिए 5 विदेशी राजाओं उसके राज्य में धम विजय का उल्लेख मिलता है, जिसमें एंटियोकस प्रथम, एंटीगोनस, मेगस, टोलमी द्वितीय व अलेक्जेंडर के राज्यों में धम विजय का उल्लेख जो मिलता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, अपने फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, फर्स्ट पेपर के हिसाब से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण के 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है, चोल, केरल पुत्र, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है, और इन 3 राज्यों में धम विजय का जो उल्लेख जो वो मिलता है। अब साथियों यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, जो हालांकि जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसमें तो ये आपको मिलेंगे, बट अभी के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब मैंने जो मैटर तैयार किया गया है वो इस हिसाब से किया है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएं। बट मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बहुत एक्स्ट्रा मैटर हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा मैटर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल जो आपके सिलेबस में आने योग्य है वही करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है शिलालेख नंबर 13, 12 और ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी साथ साथ में बता रहा हूँ। इसके अलावा शिलालेख नंबर 13 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जंगलों में रहने वाली आठविक जाति को माफ़ करने की बात की गई है, परंतु न सुधरने पर उन्हें दंड देने की बात भी जो वो इसमें अशोक के द्वारा की गई है। यानी कि अशोक ने एक प्रकार से ये नहीं है कि सबको माफ़ ही करते चले। आठविक जाति ऐसी जनजाति मानी जाती है, जंगलों में रहने वाली आठविक जाति ऐसी जनजाति है जो मनुष्य को देखते ही उसको मार डालती है। तो अशोक ने उनको बोला है कि सुधर जाओ, अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ो, नहीं तो वो असर करूंगा जो कलिंग वालों का किया था। इस प्रकार से अशोक धमकी भी देता है, ऐसा नहीं है कि वो फिर बिल्कुल प्यार से ही काम में लेता है। यानी कि वो ये बोलता है कि आप आराम से रहो, अहिंसा से रहो, अहिंसा के साथ रहो, लेकिन अगर आप बदमाशी करोगे तो आपको दंड भी दिया जाएगा, नहीं सुधरोगे तो कलिंग वालों की जैसी हालत कर दी जाएगी। ये भी वहाँ पे चेतावनी दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख बनता आपका शिलालेख नंबर 13। ठीक है, और साथियों आखेट निषेध शिलालेख नंबर 8 से आखेट। ठीक है, अब देखिए शिलालेख नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक पृथक शिलालेख है, पृथक यानी कि थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या, देखिए शिलालेख नंबर 14 जो कि एक प्रकार से जो धौली और जोगढ़ में, धौली और जोगढ़ 2 स्थान है। धौली और जोगढ़ आपके कहाँ पे हैं, वर्तमान उड़ीसा में, तत्कालीन कलिंग में थे। तो वहाँ पे जो शिलालेख लगाए गए उसमें साथियों आपकी जो शिलालेख में जो लाइन थी 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, उसके स्थान पे 2 अन्य लाइनों का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो लाइनें थी 11 नंबर जो आपके 14 शिलालेख हैं उसमें एक लाइन का मतलब एक शिलालेख। तो 14वें शिलालेख में लाइन संख्या 13, 11, 12 और 13 यानी कि 11, 12 और 13 शिलालेख जो वो धौली और जोगढ़ के शिलालेख में नहीं है। इसके स्थान पर जो 2 पृथक शिलालेख हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए कलिंग वालों को अशोक ने जो वो युद्ध में हराया, ठीक है, और 11, 12 इनमें जो 11 में दान की बात की है, 12 में धार्मिकता की बात की है। तो अगर 11 और 12 नंबर शिलालेख अगर कलिंग में भी वो लगा देता है ना, धौली और धौली और जोगढ़ में, है ना, अगर वहां भी लगा देता तो कलिंग के लोग ये बोलते कि बड़ा आया दान का ज्ञान देने वाला, बड़ा आया धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान देने वाला। जब कलिंग युद्ध किया था तो जो अशोक का कहाँ गया था ये धार्मिक सहिष्णुता का भाव?
कहाँ चला गया था उसके दान करने का भाव। तो ये ताने उसको न मिले, इस वजह से, और कलिंग वालों को चिढ़ न हो, इसलिए कलिंग में जो भी उन्होंने शिलालेख लगवाए धौली और जोगढ़ में, वहाँ पे जो आपके शिलालेख नंबर 11, 12 और 13, यानी कि लाइन नंबर 11, 12 और 13 ये लाइनें नहीं हैं, उनके स्थान पे 2 अन्य लाइनें हैं। 13 में क्या देखिए, 13 में तो कलिंग युद्ध का ही वर्णन है, तो ये तो कलिंग वालों को बुरा ही लगेगा। तो इसके स्थान पे जो है अशोक ने क्या लिखवाया, इसके स्थान पे थोड़ी सी और बात मैं आपको बताऊं कि पृथक शिलालेख है धौली और जोगढ़, वर्तमान उड़ीसा तात्कालिक कलिंग में ये मिलता है। यह धौली व तोसली के राजकुमारों को संबोधित किया गया, इसमें धौली और तोसली के राजकुमारों को संबोधित किया गया और उनको अपने पुत्रों के समान बताया है। इसकी घोषणा 30 से नक्षत्र के 8वें दिन की गई। शिलालेख नंबर 14 की 14वें शिलालेख में लाइन संख्या 11, 12 और 13 के स्थान पे 2 पृथक शिलालेख हैं, जहाँ कलिंग की समस्त जनता को अपने पुत्र व पुत्रियों के समान बताया गया है, और दूसरा उनके लिए अपनी संतान की तरह ईलोक की कामना की गई है। नगर प्रशासक को आदेश दिया गया है कि अकारण किसी भी व्यक्ति को बंदी न बनाया जाए और न ही उसको यातनाएं दी जाएं। तो ये जो शिलालेख हैं, ये 14 शिलालेख आपके यहाँ समाप्त होते हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें साथियों वो भी मैंने आपको बता दी। तो 14 शिलालेख तो आपके वृहद शिलालेख। अब बात करेंगे अपन अशोक के लघु शिलालेखों की। ठीक है, लघु शिलालेख, देखिए लघु शिलालेख आपको याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको जो बताऊँ वो ध्यान में रखना है। एक तो भाबरू बैराट का लघु जो शिलालेख है अशोक का, वो याद रखिएगा। इसकी जो जयपुर में है भाबरू बैराट शिलालेख, राजस्थान में मिलता है। राजस्थान के जयपुर में भाबरू बैराट शिलालेख मिला। इसमें इसकी जो खोज है वो कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। देखिए बर्ट से याद रखते हैं, बर्ट से बर्ड, राजस्थान में बर्ड बहुत होती है, यानी बर्ट से कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आपकी इच्छा है भाबरू बैराट, बै से बैराट, बै से बर्ट, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। बैराट की खोज बर्ट के द्वारा, कुछ ऐसे याद किया जा सकता है इनको। ठीक है, यह वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। भाबरू बैराट अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए बै से बैराट, बै से बर्ट, बै से बौद्ध, है ना। तो भाबरू बैराट अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बस यही है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये याद रखिएगा। इसमें अशोक ने बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त किया, स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया, ये भी मोस्ट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस लघु शिलालेख पर बौद्ध ग्रंथों का अंकन है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। यानी कि भाबरू बैराट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, इस पे क्या मिलता है, एक तो भाबरू बैराट पर अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है, दूसरा अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य इसमें कहा है। इस लघु शिलालेख पर बौद्ध ग्रंथों का अंकन भी मिलता है। तो भाबरू बैराट को आपको ध्यान में रखना है। लघु शिलालेख सारे याद नहीं रखने, बस नाम आप जरूर देख सकते हैं, बाकी याद नहीं करना। अगर याद नहीं होते याद नहीं करना, बस एक बार मैं सुना देता हूँ आपको, सुन लीजिएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश से प्राप्त जो है वो 3 है, रूपनाथ दतिया से, गुर्जरा दतिया से, सारो मारो शहडोल से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेख अहरोरा मिर्जापुर से प्राप्त केवल एक ही है। बिहार से भी सहसाराम एक ही प्राप्त है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से राजुल मंडगिरी कर्नूल से मिला है, अर्रेगुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला है। इसके बाद में कर्नाटक से सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे ज़्यादा लघु शिलालेख कहाँ से मिले, कर्नाटका से मिले साथियों। कौन कौन से, मास्की जो कि रायचूर से मिला है, उदय गोलम जो कि बेल्लारी से मिला है, नेटूर जो कि मैसूर से मिला है, सन्नाती जो कि गुलबर्गा से मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, सन्नाती सबसे नवीनतम लघु शिलालेख, अशोक का सबसे नवीनतम लघु शिलालेख कौन सा है साथियों, तो वो सन्नाती है, याद रखिएगा। सन्नाती जो है वो सबसे नवीनतम लघु शिलालेख है सम्राट अशोक का। फिर जटिंग रामेश्वरम चित्तलदुर्ग में मिलता है, पातली गुंडू मैसूर में मिलता है, गोवीमठ मैसूर, ठीक है, सिद्धपुर चित्तलदुर्ग में, और ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग में ये भी आपका मिलता है। तो सन्नाती ध्यान में रखना है, और ये याद रखना है कि सर्वाधिक लघु शिलालेख आपको कर्नाटका से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है भाबरू बैराट का जो लघु शिलालेख है जयपुर में जो मिलता है उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात अगर अपन करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि निम्न लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये 4 शिलालेख लघु शिलालेखों के नाम तो याद रखने ही है आपको, गुर्जरा, मास्की और नेट्यूर और उदय गोलम। ठीक है, ये आपको याद रखने साथियों। याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो, कोई भी ट्रिक, भाई गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर, क्या याद कर सकते हैं आप। देखिए गुर्जरा से गुज्जर शब्द निकाल सकते हैं, है ना, गुज्जर निकाल सकते हैं। गुज्जर ने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। गुज्जर ने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है।
ठीक है, कहाँ पे लगा रखा है, नाक पर लगा रखा है, फिर भी उसको पेट में क्या हो गई, दिक्कत हो गई, उदर विकार हो गया, उदर में समस्या हो गई। उदर विकार से उदर गोलम आप याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि गुज्जर ने मास्क लगा रखा है नाक पर, फिर भी उसको क्या हो गया, उदर में परेशानी हो गई। तो कुछ इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक आप अपनी खुद की बनाइए, तभी याद होंगी। मेरी ट्रिक से आपकी कोई काम में नहीं आएंगी आपको। बट ये बता दूं कि ये 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। प्रश्न बन सकता है आपका, ये बन सकता है कि निम्न आपको एक प्रकार से कथन दे देंगे कि निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहले कथन में नाम दे देंगे कि गुर्जरा लघु शिलालेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, या और आपका 1-2 नाम दे देंगे। जैसे आपका नाम दे दिया सन्नाती से अशोक का नाम अशोक मिलता है, तब आप जानते हो कि गुर्जरा और मास्की से तो मिलता है बट सन्नाती से नहीं मिलता। तो इस प्रकार का जो है वो एक प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है 4 पर, गुर्जरा एमपी, मास्की नेटूर और उदयगोलम ये कर्नाटक में। इनसे जो अशोक का नाम अशोक मिलता है 4 लघु शिलालेखों से। बाकी सभी पर जो अशोक की उपाधि है उनका उल्लेख मिलता है, जैसे देवानाम प्रिय, ठीक है, देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं के समान प्रिय। फिर देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं के समान प्रिय दृष्टि रखने वाला जो राजा, देवानाम प्रियदर्शी कहते हैं उसको। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आईएएस का प्रश्न है कि अशोको महाराज कुमार जो वो किस शिलालेख में कहा गया है, किस लेख में कहा गया है। तो साथियों गुहा लेख है, पनगुडरिया गुहा लेख। पनगुडरिया गुहा लेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, अशोक को महाराज कुमार किसमें कहा गया है, पनगुडरिया गुहा लेख में जो वो कहा गया है। ठीक है साथियों, तो ये लघु शिलालेख थे अशोक के, और वृहत शिलालेख अपन ने देखे। तो शिलालेख जो है अशोक के वो समाप्त होते हैं। देखिए काफ़ी सारा मैटर है और बनाने में भी समय लगता है इसको, और जैसे ही ये मैटर पूरा हो जाएगा आपका मौर्य काल वाला, आपको इसके नोट्स जो वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में अगर आपने ज्वाइन कर रखा है अगर कोर्स को तो आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से बना भी सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको वीडियोज़ यहाँ यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोर्स लेने के लिए कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको वीडियो लेक्चर्स में जाना है। वीडियो लेक्चर्स में जाने के बाद में आपको 500 रुपये का पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको साथियों टेस्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको एक टेस्ट अपलोड किया हुआ मिलेगा। ठीक है, जिसको आप कर सकते हैं। पहले ही जो आपका मौर्य जो साम्राज्य है उसका 20 प्रश्नों का टेस्ट मैंने पहले ही डाल दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि उस हिसाब से आपको फिर रैंक वगैरह भी आपकी उसमें आएगी, रैंक भी पता चलेगी, सब पता चलेगा। बाकी गुप्त काल का अपन जब आगे पढ़ेंगे, गुप्त में अपन कला साहित्य विज्ञान को पढ़ेंगे, तो गुप्त जो हो जाएगा अपना गुप्त काल का, उसके बाद में वो टेस्ट डालेंगे। ठीक है, और जो नोट्स हैं आपके इसके, वो जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद में आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो आपकी माई लाइब्रेरी में, फिर जो कोर्स आप लेंगे वो माई लाइब्रेरी में चला जाएगा, जिसमें वीडियो लेक्चर्स में आपको वीडियोस दिखाई देंगे, आपके ई नोट्स में आपको जो भी मैं नोट्स डालूंगा वो दिख जाएंगे, या वीडियोस के साथ वीडियो लेक्चर्स में दिख जाएंगे नोट्स, और जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाएगी। जो आप जो वीडियो लेक्चर जो लेंगे उस पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो माई लाइब्रेरी में आप टेस्ट सीरीज में जाकर के चेक करोगे, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।